हम डिस्कस कर रहे थे कास्टिंग या कन्वर्जन। कास्टिंग दो तरह की होती है, एक होती है ऑटोमेटेड, हाँ। एक होती है एक्सप्लिसिट। अगर वो ऑटोमेटेड है तो इसका मतलब है वो खुद ब खुद परफॉर्म हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नॉर्मली उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली बात, दोनों टाइप्स कंपैटिबल होनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है एक इंट और दूसरा स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। दोनों न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होनी चाहिए, तब वो आप ऑटोमेटिकली कर लोगे। और दूसरी बात ये है कि डेस्टिनेशन की टाइप इतनी बड़ी हो कि वो सोर्स की टाइप को हैंडल कर सके, यानी जिस टाइप में आपने कन्वर्ट करना है वो बड़ी होनी चाहिए। जैसे लॉन्ग है तो लॉन्ग में ऑटोमेटिकली आप शॉर्ट भी स्टोर कर सकते हो, आप बाइट भी स्टोर। वी वर डिस्कसिंग टाइप कास्टिंग। ऑटोमेटिक कन्वर्जन के लिए दो रूल्स हैं। एक चीज़ है कि वो टाइप्स कंपैटिबल होनी चाहिए। अगर एक स्ट्रिंग है तो दूसरी भी स्ट्रिंग ही हो, या एक कैरेक्टर है तो दूसरी भी कैरेक्टर, या एक इंटीजर है तो दूसरी भी इंटीजर ही हो। ऐसा ना हो कि आप इंट को स्ट्रिंग में कास्ट कर रहे हो। सेकंड चीज़ है इसके जो डेस्टिनेशन टाइप है, यानी जो आप बनाना चाह रहे हो उसको, वो टाइप जिसमें आपने स्टोर करवाना है वो बड़ी हो, और जिसको आपने स्टोर करवाना है वो छोटी हो। जैसे ऐसा ना हो कि आप बाइट को ले लो स्टोर करवाने के लिए, और उसमें फिर आप लॉन्ग स्टोर करवाओ। आपको पता है ना लॉन्ग का साइज काफी बड़ा होता है, तो लॉन्ग को आप बाइट में कैसे स्टोर करोगे? उस केस के लिए ऑटोमेटिक नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आपने इंट को लॉन्ग में करना है, इंट छोटा है बाइट लॉन्ग बड़ा है, तो इंट को लॉन्ग में करने के लिए आप ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगी। जब ऑटोमेटिक नहीं होगी तो एक्सप्लिसिट करनी पड़ेगी। जैसे आपने अगर बाइट में स्टोर करवाना है इंट को, तो आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी। और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने के लिए आपको एक प्रॉपर सिंटेक्स है जो फॉलो करना पड़ता है, जिसमें आप टारगेट टाइप और वैल्यू मेंशन करते हो। टारगेट टाइप मैंने बाइट में स्टोर करवाना है तो मैं बाइट लिखूंगी, और वैल्यू मतलब मेरा जो भी वेरिएबल होगा मैं वो यहाँ लिखूंगी। तो ऑटोमेटिकली इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने हमेशा माइंड में रखनी है, क्योंकि यहाँ टारगेट टाइप बाइट है, और बाइट का साइज तो आप बड़ा नहीं कर सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली इंट का जो साइज है, जो वैल्यू है, अगर वो बहुत बड़ी हुई तो वो ट्रंकेट हो सकती है वो वैल्यू। ऑटोमेटिकली उसका कुछ पोर्शन कट हो सकता है वो वैल्यू, और कुछ पोर्शन ऑटोमेटिकली हमसे लूज हो सकता है। सो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। यहाँ एक एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। बाइट बी, इंट आई और डबल डी। अब ये क्या कर रहा है, इस वक्त सबसे बड़ी टाइप हमारे पास है डबल, उससे छोटी टाइप है आई, और सबसे छोटी टाइप है बाय। यानी अगर आपने किसी भी जगह पर बड़ी टाइप से छोटी टाइप में कन्वर्ट करना हुआ, डबल को आपने इंट में कन्वर्ट करना हुआ, या डबल को आपने बाइट में कन्वर्ट करना हुआ, या इंट को आपने बाइट में कन्वर्ट करना हुआ, इन सब कंपैरिजंस के लिए आप यूज करोगे कन्वर्जन्स को, यानी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स को। और उसमें आप बताओगे बाइट, यानी डाटा टाइप बाइट है, और मैं आई को कन्वर्ट कर रहा हूँ बाइट में, इंट को कन्वर्ट कर रहा हूँ बाइट में। यहाँ डी है, डबल डबल है, इसकी टाइप इंट, और इंट को सॉरी डबल की टाइप है डबल, और मैं इसको इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगेन यहाँ डबल है और डबल को मैं बाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो इसमें यूजफुल पार्ट डाटा का लूज हो सकता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन कम हो सकती है, क्योंकि साइज कम हो जाएगा स्टोरेज का। इस चीज का ध्यान रखना है। ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशंस, बाइट ए बी सी तीनों छोटी टाइप्स हैं, डी बड़ी टाइप है। तो ए बी सी ऑटोमेटिकली डी में जा रहा है, ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहा है, आपको एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द टाइप प्रमोशन रूल्स। टाइप प्रमोशंस के कुछ रूल्स होंगे कि आपको ऑलरेडी पता है कि बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट। अब ये एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आप f इंटू बी, यानी फ्लोट को मल्टीप्लाई कर रहे हो बाइट से, उसके बाद i को डिवाइड कर रहे हो c से। i ये है, और c आपकी ये वैल्यू है, आज की वैल्यू से डिवाइड होगा, माइनस d इंटू एस। और d जो है आपका डबल होगा, कहाँ गया ये, और s जो है आपकी स्ट्रिंग वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू है, सॉरी। तो डबल को आप शॉर्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो रिजल्ट जो है वो आप स्टोर कर रहे हो। किस फॉर्म में होना चाहिए? सबसे बड़ी फॉर्म में रिजल्ट होना चाहिए। तो ये हर एक टाइप ऑटोमेटिकली सबसे बड़ी फॉर्म में खुद ही स्टोर हो जाएगी। अगर आप उसको इंट में स्टोर करोगे तो फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लूज होगी, और एक्सप्लिसिट आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज एरेज। एरे हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, और इस पे हमने एक प्रोग्राम भी किया है। अगर आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करवाना है, सेम डेटा टाइप का, मल्टीपल एंट्रीज हैं, जैसे 50,000
इंट वैल्यूज हैं, यानी उन सब की डाटा टाइप सेम है और वो सब इंट ही है, और वो डाटा एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है, तो आप उसके लिए एरेज को यूज़ करोगे और एरेज के अंदर उस डाटा को आप स्टोर करोगे। ठीक है, एक प्रोग्राम एरेज का भी देखते हैं, फिर हम उसको लिख के देख लेंगे। एरे यहाँ डिक्लेयर कैसे किया जाता है? एरे डिक्लेरेशन के लिए ये सिंटेक्स है, और ये सिंटेक्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ योर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने एक एरे बनाया जिसका नाम है मंथ डेज, और उसके साथ आपने यूज किया स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो ऑटोमेटिकली बताती है कि ये एरे है। दिस स्क्वायर ब्रैकेट विद द मंथ डेज नेम का मतलब है कि ये एक एरे होगा। एरे का साइज आपने जरूर बताना है। एरे का साइज डिक्लेयर करने के लिए और इनिशियलाइज करने के लिए हम करते होते हैं न्यू कीवर्ड का यूज। न्यू कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है जो ऑब्जेक्ट बनते हुए भी यूज होता है। डिफरेंस ये है, यहाँ पर दोबारा हम ऑब्जेक्ट बनाते हुए क्लास नेम लिखते हैं, यहाँ हम टाइप लिख देते हैं कि भाई किस टाइप का आपने बनाना है। वो भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज है कि उसमें भी क्लास नेम एज अ टाइप एग्जिस्ट करती है, और यहाँ आप एक्चुअल में डेटा टाइप बता देते हो और उसका साइज ही है। और फिर बारी बारी आप लूप्स के थ्रू इसको एक्सेस करते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस सब को आप बाय यूजिंग इंडेक्स एक्सेस करते हो। तो आपका जो एरे है वो 1 बाय 1 ईच पोजीशन टुवर्ड्स द एंड मूव करता है। पहली वैल्यू स्टार्ट होती है 1 days ऑफ 0, 0 के अंदर स्टोर करोगे। सेकंड वैल्यू ऑफ 1 के अंदर, थर्ड वैल्यू ऑफ 2 के अंदर, फोर्थ वैल्यू ऑफ 3 के अंदर। यानी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट वैल्यू से पहले खत्म हो जाती है। आपने साइज 12 का रखा था, तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होके 11 तक जानी थी, और आप उसके अंदर अपनी मर्जी से वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इस एरे के एक प्रोग्राम को हम वहां भी लिख कर देख सकते हैं कि एडिटर में भी। सिंपली कि आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू डिक्लेयर एन एरे। तो एरे डिक्लेयर करने के लिए जस्ट हैव टू यूज मेक यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद आप न्यू कीवर्ड के साथ उसका डेटा टाइप और उसका साइज बता देते हो। यानी न्यू इंट मंथ ऑफ डेज इक्वल्स टू न्यू इंट। यहाँ दो लाइंस यूज हुई हैं इनिशियलाइजेशन के लिए, ये आप सिंपली एक लाइन में भी इनिशियलाइज कर सकते हो सकता है नेक्स्ट प्रोग्राम में एक लाइन में। यहाँ देखें, ये है आइडियल वे ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन। आपने एक ही लाइन में एरे को डायरेक्टली इनिशियलाइज भी कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा कंपाइलर पे लिख के देखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मीनवाइल मैं आप क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो ये आपकी क्लास है हेलो वर्ल्ड। यहाँ मैंने कोई एरे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? इंट माई एरे। इतना मैंने लिखा तो इसका मतलब है ये वेरिएबल है। ठीक है, इसको मैंने इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करने, इसका मतलब है ये एरे है। इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड है, दोबारा आपने इसके साथ लिखना है इंट, और ब्रैकेट में आप बताओ कि इसका साइज क्या है। इसका साइज है 5। अब कुछ चीजें यहाँ हम रिपीट भी कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ी है। स्पेशली हमने डेटा टाइप्स पढ़ी है, बाइट बी, इंट आई, शॉर्ट एस, लॉन्ग एल। इसी तरह फ्लोट एफ, डबल टी। अब इनको इनिशियलाइज करते हैं। बाइट के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करती हूँ 1, इंट के अंदर मैं स्टोर करती हूँ 2, शॉर्ट के अंदर मैं स्टोर करती हूँ, ये आ जाएगी। इंट के अंदर इससे भी बड़ी वैल्यू आ सकती है। लॉन्ग के अंदर आप बहुत बड़ी वैल्यू लिख सकते हो जो भी आपने स्टोर करनी है। फ्लोट के लिए आप पॉइंट वाली वैल्यू लोगे, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज, और डबल के लिए पॉइंट के बाद आप जितनी मर्जी वैल्यूज लिखो आप लिख सकते हो। काफी बड़ी वैल्यूज हमने लिखी हैं। अभी अगर आप इनको प्रिंट करोगे हर एक वैल्यू को, तो आप प्रिंट करके देख लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। हम बाइट प्रिंट करते हैं
बाइट, या डायरेक्टली इसके अंदर एक एक प्रिंट कर लेते हैं, बी विदाउट द इन्वर्टेड कॉमास, बल्कि कास्टिंग करके प्रिंट करते हैं, दैट वुड बी बेटर। फिलहाल हमने ये सबक सीखा कास्टिंग में कि अगर रिजल्टेंट टाइप बड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो अगर मैं इस वक्त इंट के अंदर शॉर्ट और बाइट को मल्टीप्लाई करूं तो मैं कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर ये कर लेती हूँ कि आई को मैं कुछ भी वैल्यू नहीं देती फॉर नाउ, और आई इक्वल्स टू बी इंटू यानी बाइट इंटू शॉर्ट, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ और फिर यहाँ पर मैं आई प्रिंट करती हूँ। अब आप देखिए, देयर इज एन एरर, एरर कह रहा है इंट नंबर टू लार्ज। इंट के अंदर जो वैल्यू है दैट इज टू लार्ज, इंटीजर वैल्यू टू लार्ज, जो लॉन्ग के हिसाब से वैल्यू है इसका बोल रहा है कि ये वैल्यू टू लार्ज है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और फिर देखते हैं अब क्या बोल रहा है। ओके, इनकम्पैटिबल टाइप फ्लोट पॉसिबल लॉस, फ्लोट के अंदर इस वैल्यू का भी पॉसिबल लॉस वो आपको बता रहा है, हो सकता है। ठीक है, तो हम फ्लोट को भी फिलहाल वैल्यू उसकी छोटी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यानी वो उसने आपको पहले भी बता दी, वार्निंग्स दे दी कि मैंने उसकी साइज रेंज से भी बाहर वैल्यू लिखी हुई थी, तो वहां पर वो बता रहा था कि पॉसिबल लॉस। मैंने यहाँ बाइट और एस को इंट में स्टोर किया, वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो गया। क्यों ऑटोमेटिकली स्टोर हुआ? क्योंकि दोनों रिजल्टेंट टाइप्स का जो दोनों जो यूज होने वाली टाइप्स हैं उनका साइज छोटा है और रिजल्टेंट आई का साइज काफी बड़ा है। इसको थोड़ा सा फर्दर चेंज करते हैं, और कैसे चेंज करते हैं, सपोज मैं अभी बाइट के अंदर स्टोर करती हूँ किसी भी तरह से इंट को, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी के अंदर मैं स्टोर कर रही हूँ इंट को, तो मैं क्या करूंगी, b इक्वल्स टू बाइट ऑफ i, इसमें भी पॉसिबल, मैंने क्या किया, इंट को स्टोर कर दिया बाइट में, और अब छोटी टाइप थी रिजल्टेंट, तो इसलिए मुझे एक्सप्लिसिट कास्टिंग करनी पड़ी। यहाँ देखिए मैंने इसको एक्सप्लिसिटली कास्ट करके इधर लिख दिया b। अब इसको चला कर देखते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, b की हमें वो पुरानी वैल्यू, अब थोड़ी सी चीजें और करने वाली हैं। सबसे पहले उसने मुझे प्रिंटिंग स्टेटमेंट में वैल्यू दी है किसकी, हेलो वर्ल्ड की, जो टॉप पे लिखा था। उसके बाद उसने हमें वैल्यू दी है किसकी, उसके बाद उसने हमें वैल्यू दी है 3333, और मैं प्रिंट क्या कर रही हूँ, आई। तो आई की जो भी वैल्यू है इस वक्त वो मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, किसके साथ, बी को मल्टीप्लाई कर रहा है एस के साथ। बी की वैल्यू है 1, एस की वैल्यू है दिस मच, 3333। ठीक है, इसने उसको मल्टीप्लाई किया और हमें 333 को 1 के साथ उसने मल्टीप्लाई किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर 333 की वैल्यू आ गई। उसके बाद मैं बाइट की वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ। अब बाइट की जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट, अगर आप यहाँ देखो तो बी की वैल्यू जो है 1 है, लेकिन जब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है, मतलब आई को आपने बाइट में कन्वर्ट कर दिया है, तो आई की वैल्यू अपनी ये वाली है जो यहाँ से मल्टीप्लाई होके आ रही है। बाइट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ सिर्फ 5 शो हो रहा है। इसका मतलब है जो उसकी रेंज के मुताबिक है उसके अकॉर्डिंग उसने उसको पहला कैरेक्टर शो कर दिया है, और बाकी सबका सब उसने हाइड कर लिया है। अभी मैं फॉर इंस्टेंस बीच में से इसको हटाती हूँ और यहाँ आई को मैं कोई वैल्यू दे देती हूँ 90। ठीक है, और अभी मैं आई को भी प्रिंट कर रही हूँ, और ओ सॉरी मैंने दोनों को हटा दिया, एक को हटाना था। मैं आई इक्वल्स टू बी स्टैटिक एस को हटाती हूँ और आई को मैं कोई वैल्यू यहाँ से देती हूँ, 67 दे दी। ठीक है, अभी देखते हैं ये हमें क्या बोलता है। हेलो वर्ल्ड में
i की वैल्यू क्या है 67, इसने 67 दी। और b के बाद चूंकि 67 जो है वो 1 to 8 की रेंज के अंदर लाई कर रहा है, तो 1 to 8 की रेंज में लाई करने की वजह से इसने इस वक्त वैल्यू चेंज या कास्ट नहीं की और बाय डिफॉल्ट की। और पिछले केस में जब वो मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ उसका वो पार्ट दे रहा था जो उसकी रेंज में लाई कर सकता था, बाकी पार्ट नहीं दे रहा था। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरे का। अब एरे पे जाते हैं। कास्टिंग हमने देख ली है, इसको यहीं पर कमेंट आउट कर लेते हैं इन केस इफ यू नीड इट फॉर फर्दर रेफरेंसिंग। इसको हम यहाँ कमेंट आउट कर लेते हैं। मैंने ऐड किया मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, अभी हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक एरे। एरे का नाम है, इसको आप मल्टीपल तरीकों से डिक्लेयर कर सकते हैं। इंट माई एरे ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर आप करो भाई माई एरे इक्वल्स टू न्यू ऑफ इंट, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में दे दो 5 वैल्यूज। ठीक है, हेलो वर्ड शो हो गया। ये आपने अपना प्रोग्राम में एरे, अब एरे को वैल्यू कैसे देनी है ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एरे आपने डिक्लेयर कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया, लेकिन एक एक एरे के एलिमेंट को वैल्यू नहीं दी। फर्स्ट एरे एलिमेंट को वैल्यू देते हैं माई एरे ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, माई एरे ऑफ 1 इक्वल्स टू 10, माई एरे ऑफ 2 equals to 100, my array of index 3 equals to 1000, my array of index 4 एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम जैसे हम सी प्लस प्लस में करते थे वैसे हम नहीं इनिशियलाइज करवा सकते? एरे को यस मैम। एरे को जावा में इनिशियलाइज करवाने के बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। यानी पहली चीज तो ये, जैसे सी प्लस प्लस में या सी में एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, इंट ऑफ माई एरे इक्वल्स टू, आप यहीं पर करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज डाल देते हो। इसकी बात करें आप 1, यस मैम। 2, कर सकते हैं ऐसे भी, बट देयर इज अ लिमिटेशन इन बोथ ऑफ दीज। आई लेट यू नो कि कब हम क्या यूज करते हैं। ये 4, 5, ये है माई एरे 1 इधर आपने लिखा, और ये है आपका दूसरा एरे। तो ऑफ कोर्स एरे को डिक्लेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो जावा का अपना स्टैंडर्ड तरीका है जिसके थ्रू, क्योंकि जावा के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी अबिट एडवांस्ड है, तो ये जावा का स्टैंडर्ड तरीका है। अदरवाइज जैसे आपने ट्रेडिशनल तरीके से एरे डिक्लेयर किया, ये भी आप कर सकते हो, इज नॉट बैड टू, वी कैन हैव दैट डिक्लेयर लाइक दिस। बट इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं जो भी हम देखते हैं। जब आप न्यू कीवर्ड के थ्रू जाके डिक्लेयर कर लेते हो, तो आप उसको रैंडमली अपनी मर्जी से फॉर लूप लगा के या कुछ भी करके पॉपुलेट कर सकते हो। अगर हम लेक्चर नोट्स में बुक में भी देखें ना, तो आपको अंदाजा होगा कि जैसे आप बोल रही हैं वहां भी वैसे भी कोई ना कोई एग्जांपल जरूर एरे की डिक्लेयर हुई होगी। दैट मीन्स कि ये एक इनवैलिड तरीका नहीं है। ये देखें आपके सामने आ गया, ये भी एरे को डिक्लेयर करने का एक बिल्कुल प्रॉपर तरीका है, एंड इज नॉट अ मतलब ऐसे इनवैलिड तरीका या ये आपको कोई एरर देगा। लेकिन बस सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं। और वो क्या लिमिटेशंस आ जाती हैं इसके अंदर, कि आपने एक दफा डिक्लेयर करवाया एरे को और उधर ही आपने साथ इनिशियलाइज कर दिया।
यानी आपके पास से वो मार्जिन खत्म हो गया कि आपने इसको अपनी मर्जी से या यूजर से लेके वैल्यू को डिक्लेयर करवाना है। जहां आपने डिक्लेयर करवाया एट द सेम मोमेंट यू हैव टू इनिशियलाइज दिस एज वेल। ठीक है, तो बेहतर अप्रोच जावा के हिसाब से वो यही है कि आप इसमें एक एक इंडेक्स को एक्सेस करके आप वैल्यू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये इन टाइप का है तो यहाँ पर हमें इसका साइज लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप जितनी मर्जी वैल्यूज इसको आप दें, आप दे सकते हैं। इसकी टाइप में 4 कर देती हूँ, अदरवाइज दोनों इंट एरे बन जाएंगे। तो फिर हम देखते हैं कि क्या ये हम इसको प्रिंट कर सकते हैं या नहीं। अभी कुछ एक एरे की किसी भी रैंडम वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं बाय यूजिंग system.out.println के थ्रू, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल ये है और इसके अंदर आप लिखते हो एरे इंट। ठीक है, और फिर कोई भी वैल्यू आप उठा लो उसको प्रिंट कर लो, दैट इज माय एरे ऑफ 3 एंड थर्ड लास्ट वैल्यू प्रिंट की है। ठीक है, देखते हैं जी कोई हुआ तो वो मिल जाए। प्लीज अपने आप को म्यूट कर दें। कासिम, भाई वो बात ना वो मुझे ये एरर आ रहा है जी मैंने सोचा था कुछ सिचुएशन ये इसको रन करके देखते हैं। अनएबल टू प्रोसेस और रिक्वेस्ट फॉर नाउ। लेकिन एरे डिक्लेयर करने का तरीका यही है, आप इसको देख भी सकते हैं दोबारा अपने अपने नेटबीन्स पे लिखने का, लिख के। आई डोंट नो व्हाई ये अभी थोड़ा स्लो है, ये कह रहा है कि रनिंग द प्रोग्राम, और फिर हमें ये दे देता है एंड पे के अनएबल टू प्रोसेस एट दिस टाइम। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली ये ऐसा क्यों कर रहा है, बट इट शुड वर्क नाउ। ओके, देयर इज एन एरर, और वो किस जगह पर है? माय एरिया 4। तो यहाँ से ये वैल्यू हटा देते हैं, फिर देखते हैं। ओके फाइन, इट हैज डन इट। ये इस की वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। ये जो 10,000 के बाद मैंने यहाँ लगाया था कॉमा,
इस कॉमा की वजह से उसने कोई प्रॉब्लम किया और उसने बहरहाल अभी ये चल रहा है तो हम इसको चलाते हैं और देखते हैं। ये देख रहा है पहले तो हेलो वर्ड तो डिफॉल्ट आएगा, उसके बाद इस एरे का हमने कुछ प्रिंट नहीं किया तो उसने भी कुछ प्रिंट नहीं किया। एरे इंट को मैंने प्रिंट किया और माई 4 वैल्यू को प्रिंट किया है और इसने भी अकॉर्डिंगली माई 4 ये वाली वैल्यू थी, इसको इसने प्रिंट कर लिया, दैट्स फाइन। अभी मैं यहाँ पर ऊपर वाले एरे को प्रिंट करना चाह रही हूँ जो कि एरे 4 है, ताकि पता चल जाए कि इसमें अगर कोई इशू है तो उसको भी हम हैंडल कर सकें आराम से। इसको मैं लिखती हूँ, ये है एरे 4 और इसको मैं लिखती हूँ माई एरे 1 of 4। लेट्स सी। तो एरे 4 उसने कैरेक्टर के एरे में दे दिया कि ये 5 है। अब यहाँ एक चीज नोट करें, मैंने स्टोर किया 1 2 3 4 5। एक्चुअल में ये इंटीजर्स हैं, लेकिन मैंने इनको कैरेक्टर के अंदर स्टोर किया। मैंने इनको कैरेक्टर में जब स्टोर किया है तो ये कॉमन सी एक चीज आपने माइंड में रखनी है अपने, और वो ये चीज है कि कैरेक्टर में स्टोर करने का मतलब ये है कि आपने इनके ऊपर सिंगल कोट लगाना है, अदरवाइज ये कैरेक्टर में स्टोर नहीं होंगे। यहीं से अगर मैं इनके ऊपर से कोट हटा दूं तो ये कैरेक्टर नहीं, ये इंटीजर बन जाएंगे। ठीक है, इन सब के ऊपर से मैं कोट सिंगल कोट हटा दूं तो ये इंटीजर बन जाएंगे और अकॉर्डिंगली मुझे अपने एरे की टाइप भी इधर चेंज करनी पड़ेगी। अब एरे आपको अगर याद हो आपका फर्स्ट टास्क भी था और उसमें भी हमने डिस्कस किया था, आपका जो लैब टास्क का फर्स्ट पार्ट था वो भी एरेस पे ही था। ठीक है, तो न्यू कीवर्ड हमने पहले ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हम आगे इसी को फॉर लूप के थ्रू आइटरेट करके देखते हैं और एक एरे के अंदर वैल्यूज पॉपुलेट करते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। या तो प्रिंट करते हैं या फिर आइटरेट करते हैं, बल्कि आइटरेट करने के बजाय हमने वैल्यूज इंसर्ट की हुई हैं, हम सिंपली प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। मैं यूज कर रही हूँ ये वाला जो कैरेक्टर एरे है, फिलहाल मैं उसको कमेंट आउट करती हूँ, इस स्टेटमेंट को, कैरेक्टर एरे को, फिर इसको भी इंट माई एरे और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर ली है। फिर माई एरे 0 1 2 3 4 और फिर उसके बाद यहाँ मैं प्रिंट सारी वैल्यूज करना चाह रही हूँ तो मैं यूज करूंगी फॉर लूप। फॉर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, I is less than 5, I plus plus, I plus plus, ये हो गया। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, एरे के थ्रू सारी वैल्यूज प्रिंट कर लूंगी। यहाँ मैं कर रही हूँ माई एरे ऑफ आई। अभी यहाँ पर्पज ये है कि ये आई में आएगा पहली दफा माई एरे ऑफ 0, देन इट विल गिव मी माई एरे ऑफ 1, देन माई एरे ऑफ 2, देन माई एरे ऑफ 3, देन माई एरे ऑफ 4, और करते करते ये सारी की सारी वैल्यूज मुझे इधर प्रिंट करके दे देगा। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड, लेकिन कहाँ एक्सपेक्टेड? ओके, ये पहले होना चाहिए। ये स्टेटमेंट खत्म हो रही है, यहाँ सेमी कॉलन लगेगा। ओके फाइन। तो उसने मुझे क्या किया, फॉर लूप के थ्रू सारे के सारे एरे की वैल्यू प्रिंट कर दी। जैसे फॉर लूप आप लगाते हैं ना और वो आपको सारा एरे एट द सेम टाइम प्रिंट करके दे देता है, तो यहाँ हमने फॉर लूप लगाई है और उसने हमें एरे प्रिंट करके दे दिया है। अब सेम यहाँ पर हम यही काम वाइल लूप और डू वाइल से भी कर सकते हैं। उसमें ये फायदा होगा कि आपकी लूप्स भी कवर हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए फॉर लूप ही ठीक है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, हो सकता है हम ऑपरेटर्स और लूप ही डिस्कस करें अभी। सो मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं
कि जिसके अंदर एक साइड उसकी रो बताती है और दूसरा उसका कॉलम बताता है, और रो और कॉलम जो है वो दोनों साथ साथ जाके आइटरेट होते हैं। ठीक है, अभी एक जो करंट सिचुएशन है इसमें मल्टी डायमेंशनल एरे जो हैं उनको हम ये कह सकते हैं दे आर सॉर्ट ऑफ एरेज, और इसके अंदर हम 2 डायमेंशंस डिक्लेयर करते हैं। एक डायमेंशन होती है रो की और दूसरी डायमेंशन होती है इसमें एरे की। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है जैसे मैथ्स में आप मैट्रिसेस करते हैं। अब ये 4x5 का एक मैट्रिक्स है, आप इस तरह समझ लें कि एक ऐसा एरे है जो 4x5 का मैट्रिक्स है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये सारी इंडेक्सिंग होगी। 4x5 का मतलब है इसमें 4 रोज होनी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू है ना ये हमेशा रो को इंडिकेट करती है और जो सेकंड वैल्यू है ये हमेशा कॉलम को इंडिकेट करती है। तो अगर फर्स्ट वैल्यू रो को इंडिकेट करती है दैट मीन्स इस एरे के अंदर 4 वैल्यूज होंगी, 4 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे। और इसके अलावा ये 2 ब्रैकेट्स हैं, तो 2 ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये एक ऐसा एरे है जिसके अंदर मल्टी डायमेंशंस होंगी, यानी रो भी होगी और कॉलम भी होगी। यही अगर यहाँ पर भी सिंगल ब्रैकेट हो, यहाँ पर भी सिंगल, ऑटोमेटिकली 1 डायमेंशनल एरे होगा, लेकिन 2 ब्रैकेट्स का मतलब है 2 डायमेंशनल एरे है। और 2 डायमेंशनल एरे इस तरह से होता है, इसमें आप स्टार्ट करते हो दोनों इंडेक्स को, फर्स्ट इंडेक्स 0 0 से स्टार्ट होता है, देन नेक्स्ट 0 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद वाला 0 2 से, देन 0 3 से, देन 0 4 तक ये जाएगा। सेम गोज विद नेक्स्ट रो में जो 0 रो थी वो इंक्रीमेंट होके 1 हो गई है, और उससे भी अगली रो में जो 1 रो थी वो इंक्रीमेंट होके 2 हो गई है, उससे भी अगली रो में जो 2 रो थी वो 0। तो यानी हर एक रो के लिए आपने फर्स्ट वैल्यू को इंक्रीज करना है और हर एक कॉलम के लिए आपने सेकंड वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे आप मैट्रिक्स में पढ़ते हो बिल्कुल ये यहाँ पर वही चीज है। अभी आपने इसको कैसे आइटरेट करना है ये हम देख लेते हैं क्विकली। एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, एक हमने बनाना है एरे, और वो एरे कैसा होगा जिसमें मल्टी डायमेंशंस होंगी, और मल्टी डायमेंशंस के थ्रू आपने क्या करना है, उन एरे की वैल्यूज को प्रिंट करना है। आई जे और के 3 पैरामीटर्स हैं, आई जे और के। तो 2 ऑफ आई जे के अंदर आप किसी तरह की कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो और वो वही वैल्यू आपके लिए प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ एक जो है इस वक्त आपके पास एक एरे है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ। दो इसके पैरामीटर्स हैं, एक है आई और दूसरा है जे। अब आई और जे के अंदर 2 वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू 4 और 5, दैट मीन्स कि ये क्या है इस वक्त 4 और 5 4, 5 4 रोज और 5 कॉलम्स। इसके बाद है आई जे और के। आई जे और के तीनों जो हैं वो इक्वल टू 0 हैं, और ऑटोमेटिकली इसका मतलब हुआ कि आई और जे इंडेक्सिंग के लिए यूज हो रहे हैं, जबकि के हो सकता है इनको कोई वैल्यू अलॉट करने के लिए यूज हो रहा हो। ठीक है, जैसे 2 ऑफ आई जे के अंदर हर दफा ये के स्टोर कर रहे हैं, तो के का मतलब है के पहली दफा 0 होगा, नेक्स्ट टाइम वो के को प्लस प्लस कर रहा है तो के इंक्रीमेंट होगा, और सिमिलरली फिर उन्हीं के थ्रू ये वैल्यूज को प्रिंट भी कर रहे हैं। हम जाते हैं एक प्रोग्राम की तरफ, और यहाँ हम एक नया प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमारे पास होंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज। 5 इंटू 4 का मैंने ले लिया है, इसके अंदर इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है। 3 वेरिएबल्स हम यूज करेंगे, इंट आई कॉमा जे कॉमा के, और के को मैं यहीं पर इक्वल टू 0 कर रही हूँ। फॉर लूप के अंदर एक और लूप चलेगी, इंट 2 दफा आई डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, आई जब ऊपर डिक्लेयर हो गया तो नीचे डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। इसके अंदर एक और फॉर लूप चलाते हैं, फॉर जे
equals to 0, j is less than 4, j प्लस प्लस। अब इसके थ्रू इंडेक्सिंग होगी और एक और मुझे चाहिए है लूप। मैंने क्या करना है अभी, एरे ऑफ माय एरे ऑफ, यहाँ इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है, फिर फिक्स करते हैं। मैं क्या कह रही हूँ कि माय एरे ऑफ आई जे, यानी हर दफा उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ, इक्वल्स टू के। के इनिशियली 0 था और के को फिर मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ। ठीक हो गया, यानी कि मैंने क्या किया, आई जे इंक्रीमेंट करने के बाद के में वैल्यू स्टोर किया और के को मैं प्लस प्लस कर रही हूँ। अभी इसके बाद फर्दर मुझे प्रिंट करवाना है उसको, तो अगेन मैं यही दो लूप्स जो है वो वापस यूज करूंगी और मैं प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट भी लगाऊंगी